वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस कर ही लिया था कि एमबीए फाउंडेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो में अपने एमबीए फाउंडेशन के कोर्सेज़ के बारे में, उनके स्केड्यूल के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में, क्या मैंने प्रोफेसर लिए थे और उनका क्या कुछ सिलेबस था, इन सब टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं अपने एमबीए फाउंडेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ कि 3 मंथ के बाद जब मैंने एमबीए फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया था तो ओवरऑल मेरे को एमबीए फाउंडेशन इजी लगा था या फिर टफ लगा था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे मैंने एमबीए फाउंडेशन के बारे में मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग पिछली वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं हल्का सा बता देती हूँ एमबीए फाउंडेशन क्या होता है। तो एमबीए फाउंडेशन वो बच्चे करते हैं, वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका कोई मार्केटिंग बैकग्राउंड नहीं होता या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं होता। जैसे कि मेरा साइंस फील्ड था तो मैंने एमबीए फाउंडेशन किया था और इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ की होती है। तो 3 महीने हमें एमबीए फाउंडेशन करना पड़ता है। उसके बाद हमें एमबीए फाउंडेशन को पास करने के लिए 72% मतलब कि 3 जीपीए चाहिए होती है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी 3 महीने एमबीए फाउंडेशन करने के बाद 72% नहीं बनते हैं, मतलब किसी स्टूडेंट्स के 3 जीपीए नहीं बनता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। तो उस सिचुएशन में जो जिस कोर्स में, मान लो आपने 3 कोर्स लिए एमबीए फाउंडेशन में, तो जिस कोर्स में आपके सबसे ज़्यादा कम नंबर होंगे, मान लो आपके 2 कोर्स में अच्छे नंबर हैं लेकिन तीसरे कोर्स में 72 से कम है, तो वो कोर्स आपको अगले सेमेस्टर में, मतलब कि एमबीए में रिपीट करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो एमबीए फाउंडेशन है, वो जो कोर्सेज आप लोग करते हो उसे पास करना बहुत ज़्यादा मस्ट है। वो अगर पास करते हो उसी के बाद आपको एनरोल किया जाता है एमबीए में। तो अगर आपके 72% एमबीए फाउंडेशन में, जो कि मस्ट है, और अगर नहीं बनते तो एक कोर्स जिसमें आपका 72 नहीं बना, जिसमें आपके मार्क्स कम है, या फिर 2 कोर्स जिसमें आपके मार्क्स कम है, वो आपको एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में दोबारा रिपीट करना पड़ता है। तो जब तक आपकी एमबीए फाउंडेशन की ओवरऑल परसेंटेज 72 नहीं बन जाती या फिर 3 जीपीए नहीं बन जाती, आपको कोर्स रिपीट करने पड़ते हैं। अगर मैं एमबीए फाउंडेशन के स्केड्यूल और टाइमिंग्स के बारे में बात करूं, तो जो मेरी एमबीए फाउंडेशन मैंने अभी जो एमबीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्टिंग में अपने टाइमिंग्स को ले नहीं पा रहे हैं खुद से। जब क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है उसके शायद 1 हफ्ते पहले, पता नहीं 5-4 दिन पहले वो अपने टाइमिंग्स को चेंज कर पा रहे हैं। लेकिन जब मैं जनवरी में था तो मैंने टाइमिंग्स ली थी, मैंने 2 दिन क्लासेस रखी थी। मैंने ट्यूसडे को तीनों क्लास ली थी और वेडनेसडे को मेरी ओजीएल हुआ करती थी। तो जो हमारे यहाँ पे क्लासेस का जो भी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि आपकी मान लो एक कोर्स है, मान लीजिए एमबीए फाउंडेशन 501 है, तो वो एक कोर्स हो गया। तो उसकी एक बार जो क्लास लगेगी वो ऑन कैंपस लगेगी और जो दूसरी क्लास लगती है उसकी ओजीएल लगती है। तो एक कोर्स की वीक में 2 क्लासेस लगती है, एक ऑन कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी में, और एक ओजीएल का मतलब है ऑनलाइन, एक तरह से कि आप कहीं पे भी बैठ के वो क्लास लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कैंपस में ही आपको जाना पड़ेगा, आप घर बैठ के लगा सकते हो या फिर आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो जो ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं उसमें हमें जाना पड़ता है, उसमें हमारे सिलेबस कवर होता है, हमें चैप्टर्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोफेसर हमें ऑन कैंपस देते हैं। लेकिन जो ओजीएल होती है, मान लीजिए प्रोफेसर वीकली डिस्कशन करवा रहे हैं, क्विज़ेस करवा रहे हैं, या फिर कोई ग्रुप का काम है, हमें कोई ग्रुप का प्रोजेक्ट करना, उसके लिए मीटिंग्स अरेंज करनी है, तो वो उस टाइमिंग में काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, मान लीजिए आपका एमबीए फाउंडेशन 501 आप कर रहे हो और मैम ने वीक 1 के लिए, प्रोफेसर ने वीक 1 में चैप्टर पढ़ा दिया, वो क्लास लगी आपकी ऑन कैंपस। अब प्रोफेसर ने कहा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उसका डिस्कशन फॉर्म मैं डाल दूंगी, आप ओजीएल क्लास होगी उसी टाइम पे, मान लीजिए आपकी 2 बजे क्लास ऑन कैंपस होती है ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे आपकी 2 बजे ही ऑनलाइन क्लास होगी। तो प्रोफेसर ये बोल देंगे कि आप उस टाइम पे, ओजीएल के टाइम पे, आप अपना डिस्कशन कर लेना और मैं क्विजेस खोल दूंगी और क्विजेस कर लेना, और आपके पास सिर्फ वो 2 घंटे का ही टाइमिंग होता है।
मान लो 2 से 4 बजे की आपकी अगर OGL है तो 4 बजे तक का आपके पास टाइम होता है, तो प्रोफेसर बोलेंगे मैंने क्विज़ेस खोल दी है, आप उस टाइम पे अपनी क्विज़ कर लेना। जो डिस्कशन फॉर्म होते हैं या फिर क्विज़ेस होती हैं या फिर वीकली समरी होती हैं, कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम होता है प्रोफेसर वो आपको करने को देते हैं OGL क्लास में। तो अभी कन्फ्यूजन शायद आपको है नहीं है। हमारी एक मान लो कोर्स है, उसकी ऑन कैंपस क्लास लगेगी जिसमें सिलेबस वगैरह कंप्लीट कराया जाएगा, और जो भी मान लो होमवर्क है, क्विजेज हैं, डिस्कशन फॉर्म है, वो सब होता है OGL में उसी टाइमिंग पे। वो OGL ऑनलाइन होता है एक तरह से, वो आप कहीं पे भी दे सकते हो। अब क्योंकि मैंने तीनों क्लासेस एक ही दिन ले ली थी, ट्यूसडे को मेरी वेंसडे OGL हुआ करती थी, तो मैं जो डिस्कशन फॉर्म है या फिर वीकली क्विजेज हैं वो मैं उस दिन OGL वाले दिन कर लिया करती थी। तो मेरा टाइमिंग और स्केड्यूल कुछ ऐसा था। अब जो MBA फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं वो स्टार्टिंग में नहीं देख पाते हैं टाइमिंग्स को। मान लो जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप ही क्लासेस दे देती है बच्चों को और अपने हिसाब से टाइमिंग दे देती है। पर जिस दिन क्लास स्टार्ट होनी होती है, मान लो 8 तारीख को क्लास स्टार्ट है, उसके 4-5 दिन पहले वो स्टूडेंट के लिए चीज़ें खोल देती है कि आप अपने टाइमिंग देख लो और अपने प्रोफेसर चेंज करने आप प्रोफेसर चेंज कर लो। तो ये सब था इस टाइमिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में। MBA फाउंडेशन में जो 3 कोर्सेज़ थे वो थे MBA फाउंडेशन 501 इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, देन MBA फाउंडेशन 502 क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस, देन MBA फाउंडेशन 504 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MBA फाउंडेशन 501 जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो जो इनके प्रोफेसर हैं वो मेरे थे बिबिगुल अमीरोवा, उनका नाम प्रोफेसर का नाम बिबिगुल था। और जो इस कोर्स में मैंने ज़्यादा पढ़ा था बिजनेस रिपोर्ट्स राइटिंग के बारे में, प्रपोजल कैसे लिखते हैं बिजनेस प्रपोजल्स, और प्रोजेक्ट प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रोजेक्ट प्लान्स कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है बिजनेस वर्ल्ड में। तो जो ये इस कोर्स में मैंने ज़्यादातर सीखा प्रपोजल बनाना और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना और उनको प्रेजेंट करना। तो अगर मैं कोर्स की बात करूं, मुझे कोर्स कैसा लगा ओवरऑल, तो मुझे कोर्स ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे टफ़ लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कोर्स है वो जो हमारा MBA फाउंडेशन है वो 3 मंथ का होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं। और जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग फील्ड के नहीं होते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है कोअप करना, डील करना सिचुएशन से, कोर्स से। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ होता है लेकिन बाद में एंडिंग ठीक हो जाती है। तो कोर्स मेरे को हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगा था, सब कुछ जल्दी हो रहा था, हर एक चीज़ बहुत जल्दी हो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में टफ़ लगा। लेकिन प्रोफेसर हमारी कोऑपरेटिव थी तो उनकी वजह से कोर्स निकल गया। अगर मैं बात करूं जो प्रोफेसर है वो कैसे थे, बिबिगुल जो प्रोफेसर हैं वो, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैं बोल सकती हूँ कि वो प्रोफेसर ना तो स्ट्रिक्ट हैं और ना ही ज़्यादा लीनियंट है। मतलब वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, वो आपको क्लास में आप टाइमिंग पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आपकी पार्टिसिपेशन कैसी है, आप कैसा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो हर एक स्टूडेंट के बारे में, वो स्टूडेंट को नोटिस करते हैं, हर एक स्टूडेंट को वो देखते हैं। ना तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं ना ही ज़्यादा लीनियंट बोल सकते हैं, बीच के मैं बोल सकती हूँ उन प्रोफेसर को। और अगर मैं ग्रेड्स के बारे में बात करूँ तो वो प्रोफेसर ग्रेड्स ऐसा है कि वो जिस स्टूडेंट को नॉलेज होती है ऑलरेडी किसी चीज़ की और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, उनके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं नो डाउट। लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं होते हैं बिल्कुल, जिनको बिजनेस का नहीं पता, वो स्टूडेंट को मतलब ऐसा है कि उन्होंने अच्छे ग्रेड्स दिए थे, उनको पास कर दिया था स्टूडेंट्स ने। अब मेरे 75% आए थे। मैंने कोशिश की थी सीखने की, मैं पार्टिसिपेशन भी देती थी, मैंने कोई क्लास मिस भी नहीं किया था, ऑनलाइन क्लास थी। तो अगर मैं बोलूँ ग्रेड्स के मामले में तो ऐसा नहीं कि किसी को वो जानबूझ के फेल करेंगे, ऐसा नहीं है।
वो आपको पास कर देते हैं 72। मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे स्टार्टिंग में, उन सबको उन्होंने 72 पे रखा था। और मैं बात कर रही हूँ पिछले साल की जनवरी में। अभी मुझे पता नहीं है, प्रोफेसर का शायद सिलेबस भी चेंज हो गया होगा और क्या उनका ग्रेडिंग क्राइटेरिया है। पर जब मैं थी तो उन्होंने ग्रेडिंग सभी बच्चों को पास किया था, सब बच्चों को 72% दिए थे उन्होंने। और अगर मैं बात करूं कि उनके सिलेबस में क्या था, तो उन्होंने ज़्यादातर मीटिंग मिनट्स के बारे में बताया था। उनकी मीटिंग मिनट्स आई थिंक 10% के थे, 20% के थे, आई एम नॉट रियली श्योर। और पिच प्रेजेंटेशन थी और बिजनेस प्रपोजल थे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मीटिंग मिनट्स के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आपकी बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, मान लो इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कोर्स में। जैसे कि मान लो आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हो और बिजनेस वर्ल्ड में जाते हो, कंपनीज में काम करते हो, तो आपको मीटिंग मिनट्स बनाने पड़ते हैं। एक्चुअली वो क्या होते हैं कि मान लीजिए आपकी एक मीटिंग हुई है। अब उस मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट थे और कितने मतलब कब से कब तक की वो मीटिंग हुई थी, क्या मीटिंग का एजेंडा था, नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कुछ डिस्कशन हुआ था, क्या चीज़ें बात हुई थी। मतलब सभी एक ऐसा होता है कि मीटिंग का एक समरी निकालना, उसको बोलते हैं मीटिंग मिनट्स। वो हमें बनाने पड़ते थे। स्टार्टिंग में प्रोफेसर ने एक टेम्पलेट शेयर किया था कि कैसे आप कैसे मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाते हैं, वो टेम्पलेट शेयर किया था। तो हमने उसी हिसाब से सारे मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाए थे। समरी ये है कि मान लीजिए आपकी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कितने स्टूडेंट्स थे, मतलब कितने बच्चे थे, कितने लोग थे, कितना क्या कब तक वो मीटिंग चली थी, और उस मीटिंग में क्या कुछ किसने डिस्कस किया था, और मीटिंग का एजेंडा क्या था, और नेक्स्ट मीटिंग में क्या कुछ हमने डिस्कस करने वाले हैं। वो सब चीज़ें एक एक डॉक्यूमेंट में लिखी होती थी, उसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ मिनट्स। सो हमारे आई थिंक मीटिंग ऑफ मिनट्स हुए थे 5, पता नहीं 6 हमने बनाए थे, क्योंकि हमारी 5 मीटिंग्स हुई थी। तो हर एक मीटिंग का मीटिंग मिनट्स बना था, तो 5-6 हमारा ऐसा चला था 5-6 वीक का। हर एक स्टूडेंट को, मान लो एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को, हर एक ग्रुप को हर एक बच्चे को मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाना पड़ता था। मैंने भी बनाया था, एक बनाया था, फिर दूसरे ने बनाया था, फिर तीसरे स्टूडेंट ने बनाया था, नेक्स्ट वीक के लिए 4th स्टूडेंट ने बनाया था, और उससे नेक्स्ट वीक के लिए 5th स्टूडेंट ने बनाया था। उसके बाद है पिच प्रेजेंटेशन। ये आपको एक काम करने दे देंगे किसी भी एक कंपनी पे, खुद की कंपनी हमें बनानी पड़ेगी, खुद का आइडिया बनाना पड़ेगा। उसमें वो प्रोफेसर हर एक वीक में बताते जाएंगे। तो लास्ट में एक प्रेजेंटेशन बनानी है, जितने भी आपने वीक में काम किया है उस पूरे वीक का एक निचोड़ मान लीजिए, एक समरी मान लीजिए, एक प्रेजेंट करनी है प्रोफेसर के सामने। उसको बोलते हैं पिच प्रेजेंटेशन। तुम्हारी पिच प्रेजेंटेशन थी। उसके बारे में बिजनेस प्रपोजल ये बीच में ही है। प्रपोजल कैसे बनते हैं, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या कुछ होता है, तो बिजनेस प्रपोजल भी बना था। वो प्रोफेसर भी बताएंगे। सबसे पहले आपका बिजनेस प्रपोजल उन्होंने ड्राफ्ट बनवाया था, मतलब कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग नए होते हैं, हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले वो ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ता है। प्रोफेसर उसमें हेल्प करते हैं आपकी, उसमें आपकी ग्रेडिंग भी होती है, और उसके बाद आपका फाइनल बिजनेस प्रपोजल बना जाता है। वो प्रोफेसर सब बताते हैं। आप जो भी प्रोफेसर लेंगे वो सब बताएंगे कि कैसे बनता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पार्टिसिपेशन। तो प्रोफेसर जो ज़्यादातर हमने प्रोफेसर ने जो क्राइटेरिया डिवाइड किया था, इसका सिलेबस क्या था, उसमें मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाने थे, पिच प्रेजेंटेशन थी, बिजनेस प्रपोजल था, और पार्टिसिपेशन था। अब अगर मैं रेकमेंड करूं कि इस प्रोफेसर को, जो भी बिल्कुल है हमारे, जो प्रोफेसर का नाम है, मैं मेरे से पूछे कि आप इसको रेकमेंड करते हैं तो नहीं करते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वो हर एक बच्चे को नोटिस करते हैं, तो आपको एंगेज भी रहना पड़ेगा, एंगेजमेंट आपको शो करनी पड़ेगी, पार्टिसिपेशन शो करनी पड़ेगी, और आप कैसे सीखते हो चीज़ों को वो भी वो नोटिस करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेशन दे रहे हो, एंगेजमेंट दे रहे हो, अपनी आप सीख रहे हो, चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, और प्रोफेसर से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंटरेक्शन है प्रोफेसर के साथ, तो ये मैं प्रोफेसर रेकमेंड करती हूँ, तो आप लीजिए। और आपको पास भी कर दिया जाएगा कोर्स में से, कोई बात नहीं है। और ये सब चीज़ें आप लोग सीखते हो MBA फाउंडेशन 501 के कोर्स में। अब बात करते हैं MBA फाउंडेशन 502, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस। और उस प्रोफेसर का नाम जो मैंने लिया था, उनका नाम है मारिया
जिम्नेशन से कुछ ऐसा नाम है। तो जो ये प्रोफेसर हैं इनके साथ मैंने MBA फाउंडेशन 502 किया था। अगर मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊं कि मेरे को कोर्स कैसा लगा, तो कोर्स बहुत इजी था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा इजी था। इस कोर्स में बेसिकली मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, और मैथ्स ऐसा नहीं कि आपको हाई लेवल का मैथ्स करना होता है। मैथ्स बिल्कुल नॉर्मल होता है, बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, जैसे कि आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है ना, जैसे x + y = 2, वो कैसे सोल्व करते हैं, कुछ इस तरह की अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक मैथ था, और मैथ्स होने की वजह से मेरे को ये कोर्स बहुत इजी लगा और मैंने बड़ी आसानी से कोर्स कर लिया था। और अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर के बारे में, तो मारिया प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत लीनियंट हैं, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। आप जितनी बार भी, मान लीजिए अब बहुत बच्चे डर गए होंगे कि इसमें मैथ्स है, अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता है ना, और अगर आप कुछ समझ में भी नहीं आता है, और अगर आप प्रोफेसर को ईमेल डालते हो या फिर क्लास में भी पूछते हो, तो वो आपका आंसर करते हैं, आपको वो समझाने की ट्राई करते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको सेकंड बार समझाने की वो कोशिश करते हैं। मुझे पर्सनली वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, बहुत ही लीनियंट प्रोफेसर हैं। और मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपको बुखार है, या फिर आप क्लास में नहीं आ पा रहे हो, या फिर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर कोई भी डेडलाइन आपको एक्सटेंड करवानी है, तो वो प्रोफेसर काफ़ी लीनियंट है, वो समझते हैं। डेडलाइंस भी कभी कभार वो एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर हाईली रिकमेंडेड है। मैं, अगर आप MBA फाउंडेशन कर रहे हैं 502, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ मारिया प्रोफेसर को। प्लीज़ आप उस प्रोफेसर को लीजिए, बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं बात करूं कि उनकी क्राइटेरिया क्या था ग्रेड्स के बारे में, हमने क्या कुछ उसमें पढ़ा था। उनकी एक इंडिविजुअल असाइनमेंट थी, एक टीम प्रोजेक्ट फेज़ 1, 2 और 3 था। तो बेसिकली टीम प्रोजेक्ट था जिसके 3 फेज़ थे, वो हमने असाइनमेंट्स की थी, इंडिविजुअल असाइनमेंट थी। और पार्टिसिपेशन के लिए वो डिस्कशन फॉर्म और वीकली समरी करवाते हैं। तो आपका डिस्कशन फॉर्म होता है, मान लीजिए डिस्कशन फॉर्म क्या होता है कि आपके हर एक वीक में, मान लीजिए 10 वीक है, तो हर एक वीक में आपका एक डिस्कशन फॉर्म होता है। वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका आपको आंसर करना होगा। और वहाँ पे जो दूसरे आपके टीममेट्स हैं, जो भी आपके पीयर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं दूसरे, वो आपके आंसर पे डिस्कस करते हैं, और आप भी उनके डिस्कशन का जो डिस्कशन फॉर्म है उसके ऊपर आंसर करते हो। मतलब कि इंटरेक्शन होती है, एक तरह से वो होती है OGL क्लास में। तो बेसिकली जो वीकली डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशन फॉर्म होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको आंसर करना होता है, और जो दूसरे स्टूडेंट है वो आपके उस आंसर पे रिएक्ट करते हैं, आप भी उनके आंसर पे रिएक्ट करते हो, और इस तरह हिसाब से वो थोड़ा डिस्कस होता है एक क्वेश्चन के ऊपर। और वीकली समरी होती है, वही कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन के लिए वो डिस्कशन फॉर्म और वीकली समरी होती है। और अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं, क्योंकि मेरा MBA फाउंडेशन ऑनलाइन था, तो प्रोफेसर जो भी क्लास लेते थे उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप, अगर आपका ऑन कैंपस भी क्लास है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस प्रोफेसर की क्लास में ध्यान दो, क्योंकि वो जो क्लास में पढ़ाती हैं वही आपको असाइनमेंट्स में करना होता है। जैसे कि क्योंकि हमारा ऑनलाइन था, हमें क्लास रिकॉर्डिंग्स दी गई थी, तो मैंने जितने भी असाइनमेंट्स किए थे वो उस क्लास की रिकॉर्डिंग को देखा था मैंने, क्लास में ध्यान दिया था। जो भी क्लास में वो बता रहे थे वो हर एक स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, हर एक स्टेप बताते कि अच्छा इसमें ये करना, इसमें ये करना और इसमें ये करना, उसको हमें फॉलो करना होता है, और वैसे ही असाइनमेंट बनाना होता है हमें। तो बहुत ही इजी मेरे को लगता है कोर्स है, बहुत ज़्यादा। और जो प्रोफेसर वो क्लास में सब लोग सब समझा देते हैं, और उसे ही फॉलो करना पड़ता है, और उसे ही आपके असाइनमेंट भी बन जाएंगे बहुत इजीली। और नंबर भी बहुत वो अच्छे देते हैं। मेरे आई थिंक 93-94% मेरे इस कोर्स में आ गए थे। और अगर मैं रेकमेंड की बात करूं, ऑब्वियसली आप इस प्रोफेसर को ज़रूर लीजिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे इंटरेक्शन कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक्सेल भी यूज़ होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थोड़ा सा यूज़ होता है। आप थोड़ी सी चीज़ें ऐसा है कि आप
यूट्यूब पे देख सकते हैं, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, आप यूट्यूब पे देख के समझ सकते हो। और थोड़ा सा मैथ है वो भी आप समझ सकते हो यूट्यूब की वीडियोस देख के। इसमें ज़्यादातर वो वीडियोस ही देते हैं आपको, वही देख के आपको थोड़ा सा काम करना होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ पे आप ध्यान दें, क्योंकि वही चीज़ आपको असाइनमेंट में करनी पड़ेगी। तो इस कोर्स के लिए सिर्फ इतना ही था। अब बात करते हैं MBA फाउंडेशन 504 के बारे में, जिसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स था और प्रोफेसर का नाम था मोहम्मद फ़ख्र-वर्दी। तो अगर मैं बात करूं कोर्स के बारे में कि कोर्स कैसा था, तो कोर्स थियोरेटिकल था और ज़्यादा मुश्किल नहीं था कोर्स। उसके जैसे जो बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, जो बिगनर लेवल की होती है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसी के बारे में कोर्स था। मुझे थ्योरेटिकल था इसलिए मुझे इजी लगा। और अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर की, प्रोफेसर कैसे थे, सो जो मोहम्मद फ़ख्र-वर्दी जिनका नाम है प्रोफेसर, वो वही है, ना तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ना तो ज़्यादा लीनियंट थे। लेकिन वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मांगते हैं और उनको चाहिए कि आप हर एक क्लास अटेंड करें, कि अगर बाय चांस आप बीमार हो जाते हो तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में स्ट्रिक्ट हैं कि आप क्लास भी अटेंड करें। और पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, अगर आप क्लास में चुप चुप रहेंगे, तो आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपेशन में। तो और उन्होंने बच्चों को पास किया था, पर वो ज़्यादा फेयर हैं कि अगर मान लो आप काम नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ प्रोफेसर ऐसे हो जाते हैं कि ओके, कोर्स के एंड में वो सारे बच्चों को पास कर देते हैं, एटलीस्ट 72% दे देते हैं। तो पर ये प्रोफेसर ऐसे नहीं है, अगर आप काम करोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा सा उनसे बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो वो थोड़ा सा मान लो ग्रेस दे देते हैं मार्क्स में। पर पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस कोर्स में, आपको बोलना ही पड़ेगा, वो आपको हर बार कहेंगे। क्योंकि ये मेरा कोर्स ऑनलाइन था, मुझे अभी भी याद है, ये मेरा कोर्स ऑनलाइन था। और जैसे कि आप कोर्स में आप माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग में आपकी क्लासेस लगती हैं, तो मेक श्योर करते हैं वो कि आपकी वीडियो ऑन हो, आप एक जगह पे बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बीच में इधर उधर नहीं जा रहे हैं, मतलब बैठे हैं क्लास लगाने के लिए। और ज़रूरी है कि आप पूरी क्लास में बोल भी रहे हैं, पार्टिसिपेट भी करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ इसके कोर्स उनका कैसा डिवाइडेड था, तो उन्होंने समरी रिपोर्ट दी थी। समरी रिपोर्ट का मतलब आप मान लीजिए आपके 10 वीक हैं और 10 वीक में वो 10 चैप्टर पढ़ाएंगे, तो हर एक चैप्टर में वो एक समरी रिपोर्ट मांगते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं कि समरी रिपोर्ट का मतलब है कि अगर आपका पहला वीक है और उसमें आपने पहला चैप्टर किया है, तो पहला चैप्टर की समरी आपको प्रोफेसर को सबमिट करनी है। तो इसके भी मार्क्स होते थे। समरी रिपोर्ट्स थी, ग्रुप डिस्कशंस थे, क्विजेस थी और टीम प्रोजेक्ट थे। तो 2 टीम प्रोजेक्ट थे, 10 क्विजेस थी 1-1% की। तो क्विजेस भी इम्पोर्टेंट है। उस क्विज में क्या है, 1% की क्विज थी। मान लीजिए आपका पहला वीक है, आपने पहला चैप्टर कर लिया, तो उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चन होते थे, वो 10 क्वेश्चन करने होते थे, वो आपके 1% की होते थे। तो ऐसे 10 क्विजेस थी 10% की, ओवरऑल 10% की। उसके बाद क्विजेस थी, टीम प्रोजेक्ट्स थे, ग्रुप डिस्कशन थे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ डिस्कशन फॉर्म, तो ऐसे ही डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन होती थी। और उसके बाद समरी रिपोर्ट, सिर्फ यही चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि काम का थोड़ा सा बर्डन इसमें ज़्यादा है, क्योंकि क्विजेस भी हो रही हैं, आपके डिस्कशन फॉर्म भी चल रहे हैं, समरी रिपोर्ट्स भी हो रही हैं और असाइनमेंट्स भी चल रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा दूसरे कोर्सेज़ के कंपैरिजन में इस कोर्स में, क्योंकि ये थियोरेटिकल था, इसलिए शायद इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा, काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा था। और प्रोफेसर ठीक थे। और अगर मैं लास्ट में आपको बोलूँ कि रेकमेंड करूँ कि प्रोफेसर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप प्रोफेसर ले लो, पर इम्पोर्टेंट है कि आप उनकी हर एक क्लास लगा रहे हैं और क्लास में मेक श्योर करते हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके सामने आना है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं भी बोल रहा हूँ। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ये फॉर श्योर है। और आपको ऐसा है कि रिपोर्ट्स में समरी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि उसमें अच्छा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और आपको मार्क्स आ जाएंगे। आपको इस कोर्स में इन प्रोफेसर के साथ एफर्ट डालने पड़ेंगे। आई थिंक मेरे को 77% इस कोर्स में मिले थे,
तो मेरे लिए प्रोफेसर अच्छे थे, मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ ठीक था। सबसे ज़्यादा मेरे को प्रोफेसर अच्छी लगी थी एमबीए फाउंडेशन में, एमबीए फाउंडेशन 502 की मारिया प्रोफेसर, मुझे बड़े अच्छे लगे थे वो, काफ़ी लीनियंट प्रोफेसर हैं। और अगर ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ एमबीए फाउंडेशन के बारे में कि मेरा 3 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं ईज़ी मानती हूँ। इस एमबीए फाउंडेशन टफ नहीं है, क्योंकि मेरे जो तीनों प्रोफेसर थे किसी का भी एग्ज़ाम नहीं था। आई थिंक एमबीए फाउंडेशन जो भी बच्चे करते हैं, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में उनका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, उनको सिर्फ असाइनमेंट्स करनी होती है, क्विज़ेस करने होते हैं, डिस्कशन फॉर्म करने होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग ही होती है। तो मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम नहीं होंगे बिल्कुल भी, सारी असाइनमेंट्स ही होती हैं और बहुत ही ज़्यादा आराम से निकल जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है ऑब्वियसली, उसके लिए थोड़े से एफर्ट डालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ और और इधर का एजुकेशन सिस्टम कुछ और है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पर आराम से निकल जाएगा कोर्स, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप हर एक दिन जाते हैं और आप चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो एमबीए फाउंडेशन निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब मेरे को ईजी लगा। और मेरे आई थिंक ओवरऑल मुझे याद नहीं है 94, 77, 75 आई थिंक मेरे ओवरऑल 3.33 या फिर 3.67 की CGPA उस सेमेस्टर में मेरी बन गई थी। तो मैंने सक्सेसफुली एमबीए फाउंडेशन के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आ गई थी। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हम नटशेल में डालें चीज़ों को, तो हमने एमबीए फाउंडेशन के बारे में बात की, स्केड्यूल के बारे में बात की, टाइमिंग्स के बारे में बात करी, कोर्सेज़ कितने कोर्सेज़ थे, उनके प्रोफेसर के नाम क्या थे और प्रोफेसर के सिलेबस क्या था, तो इन सब के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने का जल्दी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी जल्दी चीज़ें रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। और तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।